हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल MIB मारवाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है जीवों में विविधता। दोस्तों आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जीवों में विविधता। जीवों में विविधता मतलब जैविक रूप में पाई जाने वाली भिन्नता। अब भिन्नता को हम डिनोट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला अलग अलग कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर हम साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, तो इनके लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं बैक्टीरिया, वेल और रेडवुड ट्री की साइज़ के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया अपन जानते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वेल एक मेमेलियन है और रेडवुड ट्री जो कि एक प्लांट है। तो हम इनकी साइज़ में देखते हैं तो बैक्टीरिया की साइज़ माइक्रोमीटर में है, वेल की साइज़ 30 मीटर और रेडवुड ट्री की साइज़ 100 मीटर। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये इन तीनों की डिफरेंस को दर्शा रही है, भिन्नता को। अब हम जानेंगे कि ये भिन्नता किस तरह से आती है। तो इस भिन्नता को जानने के लिए पहले हमें जीवों का वर्गीकरण जानना आवश्यक है, और इस वर्गीकरण को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जीवों का वर्गीकरण किया क्यों जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है उनकी उत्पत्ति, मतलब कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। इसी तरह उनकी शारीरिकी मतलब उनकी बनावट और उनका विकासीय क्रम को समझने के लिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है। विकासीय क्रम से हमारा मतलब है कि पहले वो जीव किस तरह था और अब वो जीव कैसा है, उसमें क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है, उसे हम विकासीय क्रम से दर्शाएंगे। वर्गीकरण के आधार। अब हम इस वर्गीकरण को जानने के लिए उसके आधार जानेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे यूनानी विचारक अरस्तु की परिकल्पना, जिन्होंने वर्गीकरण का आधार आवास को माना। अब आवासीय आधार पे उन्होंने दिया कि जीव थल में रहते हैं, जल में रहते हैं और वायु में रहते हैं। तो उनका जो आधार था उनके अकॉर्डिंग वो सही था कि जल में रहने वाला जीव थल में रहने वाले जीव और वायु वाले जीव से भिन्नता दर्शाता है। लेकिन वो ये सोचना भूल गए कि जल में रहने वाला जीव भी तो आपस में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाता है, तो उसका उन्होंने कोई लक्षण नहीं दर्शाया कि वो क्यों आपस में भिन्नता दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। तो इनकी परिकल्पना को भ्रामक तरीका माना गया और अतार्किक माना गया। बाद में वर्गीकरण का आधार जो है वो कई गुणों को लिया गया, जैसे लक्षण। अब लक्षण को हम विशिष्ट रूप से दर्शाते हैं, मतलब उदाहरण के तौर पे एक हाथ में उंगलियां। तो हम देखेंगे कि एक हाथ में किसी जीव के 4 उंगलियां होती हैं, किसी के 5 होती है, तो किसी के होती ही नहीं है। तो ये एक उनका एक विशिष्ट रूप है। संरचना मतलब उनकी शारीरिकी। कार्य, कार्य मतलब विशिष्ट कार्य। अब जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान में जो उनके हाथ हैं वो किसी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में काम आते हैं, लेकिन वहीं जानवरों में जिन्हें अग्रपाद कहा गया है वो चलने में काम आते हैं। तो भिन्नता दर्शा रहे हैं ना। इसी तरह कोशिका संरचना। कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई है, ये हम सब जानते हैं। तो अब कोशिका के संरचना मतलब कि वो एक कोशिकीय है या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना बहुकोशिकीय जीव है। इस आधार पर उनमें भिन्नता। फिर हम देखते हैं केंद्रक, जिसे वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण बताया गया। अब हम देखेंगे कि इसे वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण क्यों कहा गया है। क्योंकि केंद्रक युक्त जो जीव होते हैं उनमें बहुकोशिक जीवों के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, अर्थात वे बहुकोशिक जीव के निर्माण में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं। इसलिए वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण केंद्रक को माना गया है। अब हम देखते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो कोशिका होती है वो दो तरह की होती है। एक यूकैरियोटिक जिसमें पाया जाता है केंद्रक, एक प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हम देखेंगे अब यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो जैसा हमने अभी पहले देखा कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा अंतर है कि झिल्लीयुक्त कोशिकांगों की उपस्थिति। झिल्लीयुक्त कोशिकांग क्या होते हैं, इन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं।
इसी तरह कोशिकीय क्रिया दक्षतापूर्ण होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, क्योंकि इनमें केंद्रक की उपस्थिति होती है और केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो होता है वहाँ कोशिका से संबंधित सभी क्रियाएं संपन्न की जाती है। अब अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिकीय क्रियाएं दक्षतापूर्ण नहीं हो पाएंगी। इसी तरह यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के कारण वो बहुकोशिक जीवों के निर्माण की क्षमता रखते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे कि जीवों की संरचना, शारीरिक संरचना में भिन्नता क्यों होती है। तो देखिए कि सभी कोशिकाएं एक समान तो होती नहीं है, सभी कोशिकाएं अलग अलग होती है और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग समूह बनाती है और वो अलग अलग समूह अलग अलग कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो जो अलग अलग समूह है कोशिकाओं के वो अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्टता लाते हैं। तो इसी वजह से कोशिकाओं की या जीवों की संरचना जो होती है वो भिन्न होती है। अब हम विकासीय क्रम के आधार पर देखते हैं तो चार्ल्स डार्विन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1859 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बताया कि जीव निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थी। मतलब जीवों में जो विकास हुआ है वो उन परिस्थितियों में हुआ है जो उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल थी। मतलब जीवों में परिवर्तन लाने के लिए जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई जीव अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलते गए। अब देखेंगे हम कि अब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जीव जो बदले हैं तो उनमें कुछ जीव पहले की संरचना से लेकर अब तक में अपने आप में बहुत परिवर्तन किए हैं, लेकिन कुछ जीव नहीं करे हैं। तो ऐसे जीव जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया उन्हें निम्न या आदिम जीव मतलब अभी भी पिछड़े हुए जीव कहा जाता है, और जिन्होंने अपने आप में बड़े परिवर्तन किए उन्हें उच्च या जटिल जीव कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने जीवों में विविधता चैप्टर जो है हमारा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम वर्गीकरण के पदानुक्रम, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत आधार पे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया जगत वर्गीकरण, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।